हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेशर की। प्रेशर का ये कॉन्सेप्ट क्यों आया और कैसे हमने इसको डिफाइन किया। देखो, कई सारे एग्जाम्पल्स है। जैसे मान लो आपकी लड़ाई हो जाए किससे और आप एकदम हट्टे कट्टे आदमी हो, या फिर वो हट्टा कट्टा आदमी, आप बहुत पतले हो और वो आपको बोलता है कि देख, इस घूंसे से तेरा मैं मुंह तोड़ दूंगा। ठीक है, अगर आप पतले भी हो और अगर आपने अपने जेब से एक सुई निकाल लिया और उसको दिखाया कि देख भाई ये सुई है, तो घूसा मारेगा, मैं सुई डाल दूंगा, तो उसके घूसे से आपको उतना डर नहीं लगेगा जितना आपके छोटे से पतले से सुई से उसको डर लगेगा। और अगर दोनों एक ही फोर्स से एक दूसरे को मारते हैं, जैसे उसने घूसा मारा और उतने अगर उसके कम फोर्स से भी, हल्के से भी अगर मैंने सुई डाल दिया, तो मेरा हल्का सा सुई डालना उसके घूसे से ज्यादा खतरनाक हो सकता है और हो सकता है वो डर के भाग भी जाए। तो देखो, यहां पे ज्यादा फोर्स डालने के बाद भी जो कम फोर्स वाला सुई है वो ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। वो घूंसे से मार रहा है ज्यादा फोर्स से, ज्यादा ताकत से, तब भी वो उतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक आपका एक सुई हो सकता है। और आप हल्के से भी मारोगे तब भी वो डर के मारे भाग जाएगा। तो यहां पे फोर्स ज्यादा जो है वो ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि आपका जो सुई है वो कम फोर्स लेकर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर दे रहा है। तो यहाँ एक्चुअली सिर्फ फोर्स मैटर नहीं कर रहा है, कुछ और चीज भी है यहाँ पे। ये तो एक एग्जाम्पल की बात होगी। ऐसे कई एग्जाम्पल है। जैसे आप किचन में चले जाओ, मम्मी को देखो, तो मम्मी जो है वो, उनके पास एक नाइफ होता है, छुरी होता है, और उससे धाड़ धाड़ सारी सब्जियों को काट देती है। लेकिन अगर मैं कोई और खतरनाक इंस्ट्रूमेंट लेके जाऊं, मान लो हथौड़ा लेके गए, तो हथौड़े से उस सब्जी को टुकड़े टुकड़े करना, आपकी हालत खराब हो जाएगी। आप ज्यादा फोर्स लगा के भी हथौड़े से मारोगे तो भी सब्जी उतने अच्छे से, इतनी जल्दी नहीं टूटेगा या कटेगा जितने आसानी से आप चाकू से उसको काट के और जल्दी खत्म कर सकते हो। तो आखिर छोटे से चाकू में क्या है जो बड़े से हथौड़े में भी नहीं है, राइट? उस छोटे से पतले से सुई में क्या है जो घुसे में भी नहीं है। ऐसे कई एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पे भी अगर बोर्ड में मैं देख रहा हूं, अगर मैं एकदम जोर से भी हाथ मारूं तो बोर्ड को कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ये बोर्ड बहुत छोटा होता, इतना सा होता, तो अगर मैं मारता उतने फोर्स से तो ये नीचे भी गिर जाता। तो ज्यादा फोर्स से इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा ऐसा हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ज्यादा फोर्स लगाने पर भी हो सकता है उतना ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट ना हो, कम फोर्स से भी इंपैक्ट ज्यादा क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पे इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए इन सब केसेस में देखो, फोर्स तो जरूरी है ही। अगर आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो उसका नतीजा इंपैक्ट ज्यादा होगा। लेकिन फोर्स के साथ साथ एक और चीज यहां पे मैटर करता है कि आप उस फोर्स को कितने एरिया पे लगा रहे हो। तो ये जो एरिया वाला चक्कर है ये भी इंपैक्ट क्रिएट करने में ज्यादा मदद कर रहा है। अब वापस से इन सबको एनालाइज करते हैं। जैसे अगर मैं सुई की बात करूं और घूसे की बात करूं, तो देखो, घूसा जो है, जैसे अगर मान लो मैं किसी की बॉडी पे घूसा मारता हूं, तो ये घूसा इतने पार्ट में होगा, मतलब इतना एरिया पे वो घूसा लगेगा। देख रहे हो एरिया? तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जितने फोर्स से, जितने तेजी से या जितने ताकत से आप घूसा मार रहे हो, उतने ही ताकत से आप सुई भी डाल रहे हो। डालना मत, ये सारा काम करना मत, ये बस थॉट है, ख्याल है। इसको असली में नहीं करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फिजिक्स के चक्कर में खून खराबा कर बैठोगे। तो जैसे मान लो इतने पर्टिकुलर एरिया में आप क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। किस केस में? घूसे के केस में। मान लो एग्जैक्टली उतना ही फोर्स आप लगाते हो, लेकिन सुई के केस में। अब सुई एकदम छोटा सा पतला सा होता है और उसका जो एरिया होता है आगे का वो ना के बराबर होता है। तो आपका घूसा अगर इतने एरिया में फैल रहा है तो आपका सुई जो है वो सिर्फ इतने एरिया में, जैसे मान लो मुंह पे किसी ने डाला या हाथ पे किसी ने डाला, तो सिर्फ इतने एरिया में ही वो फोर्स लगेगा और ये इतने एरिया में फोर्स लगेगा। इसका इंपैक्ट कम है, इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा है, राइट? सब्जी की बात कर लेते हैं। अब सब्जी में देखो क्या होता है, आपका जो चाकू होता है उसका सिर्फ इतना पार्ट, इतना देखो, चाकू अगर आप सपोज करो पकड़ोगे ऐसे, तो जब चाकू ऐसे फोर्स लगाने जाते हो तो जो चाकू का नीचे वाला हिस्सा होता है, सिर्फ एक पतला सा हिस्सा, बस उतना ही एरिया पे आप पूरा का पूरा फोर्स लगा रहे हो। एकदम पतला एरिया, इतने पे ही फोर्स लग रहा है। वहीं अगर सपोज करो आपके पास हथौड़ा है, तो हथौड़ा मान लो कुछ उसका आगे का एरिया इतना है, तो आप उतना ही फोर्स इस पूरे पर्टिकुलर एरिया पे लगा रहे हो।
तो यहाँ पे इम्पैक्ट यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ पे काफ़ी कम होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा एरिया होता है उतना ही इम्पैक्ट कम हो जाता है फोर्स का। तो अगर आप दो चीज़ों पर फोर्स लगा रहे हो, सेम फोर्स लगा रहे हो, एक का एरिया छोटा है, दूसरे का एरिया बड़ा है, तो जितना छोटा एरिया होगा उतना ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ेगा आपके फोर्स का। यही बोर्ड की बात थी, जब मैंने इतने बड़े एरिया में फोर्स लगाया तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं था, लेकिन अगर मैं एरिया छोटा कर दूं और तब उस फोर्स को लगाऊं मैं, तो उसका इम्पैक्ट जो होगा वो बढ़ जाएगा, वो और ख़तरनाक हो जाएगा। तो फोर्स आपका कितना खतरनाक है वो सिर्फ फोर्स के वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, ऑब्वियसली फोर्स पे भी डिपेंड करता है, लेकिन सिर्फ फोर्स पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि आप उसको कितने एरिया पे लगा रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कम एरिया पे ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो उसका इम्पैक्ट खतरनाक, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए इस फोर्स और एरिया को कंबाइन करके हमने एक नई क्वांटिटी डिफाइन की एंड दैट इज प्रेशर। अब देखो, प्रेशर आपको ये बताएगा कि आप कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो या आपके फोर्स ने कितना इम्पैक्ट क्रिएट किया है, राइट। तो अब यहां पे हमने देखा कि जब हम फोर्स को बढ़ा देते हैं तो हमारा इम्पैक्ट भी बढ़ जाता है, ज्यादा फोर्स से इम्पैक्ट ज्यादा लगेगा, और एरिया को कम कर दोगे तो इम्पैक्ट बढ़ेगा, एरिया को ज्यादा करोगे तो इम्पैक्ट कम हो जाएगा। तो इसका मतलब एरिया जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो हमने क्या किया, फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दिया और ये जो क्वांटिटी आई है इसी को हमने प्रेशर डिफाइन कर दिया। सो प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, अभी मैं बताता हूं एग्जैक्टली क्या है। सो प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। सो P इज इक्वल टू F अपॉन एरिया। मतलब एक यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज योर प्रेशर। प्रेशर के एसआई यूनिट की बात की जाए तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बोला जाता है पास्कल, या तो PA लिखो या फिर पास्कल। तो अगर कोई पास्कल बोल रहा है इसका मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की ही बात कर रहा है। प्रेशर के डायमेंशंस की अगर बात की जाए तो फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L1 T-2 और एरिया का L2 होता है, तो ये ऊपर जाएगा तो L-1 हो जाएगा। ये हो गया आपका प्रेशर का डायमेंशन, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक कंफ्यूजन है। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ, या इसका मीनिंग समझ लेते हैं वैसे, फोर्स पर यूनिट एरिया का मतलब क्या है कि जैसे मान लो इतना बड़ा एरिया है आपका, 50 मीटर स्क्वायर का एरिया है, और आपने इसके ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स लगाया। फोर्स कितना लगाया, 100 न्यूटन का। एरिया कितना है ये टोटल, 50 मीटर स्क्वायर का। तो प्रेशर का मतलब होता है कि हर 1 मीटर स्क्वायर में, यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर का एरिया, हर 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में आपने कितना फोर्स लगाया है, दैट इज योर प्रेशर। तो अब मुझे एक बात बताओ कि 50 मीटर स्क्वायर के एरिया में अगर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में कितना फोर्स लगेगा, 50 पे 100 लग रहा है तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितना लगेगा, हर 1 मीटर स्क्वायर पे 2 न्यूटन का फोर्स लगेगा, और यही आपका प्रेशर हो जाता है। मतलब हर मीटर स्क्वायर में आप 2-2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो टोटल 50 मीटर स्क्वायर में 100 न्यूटन हो जाएगा, समझे। तो ये आपका प्रेशर होता है। और ये प्रेशर आपने कैसे कैलकुलेट किया, फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दिया, 100 डिवाइडेड बाय 50 एंड दैट बिकम्स 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर 2 पास्कल। ये आपका प्रेशर आ गया, समझे। प्रेशर का ये मतलब होता है कि आप हर 1 मीटर स्क्वायर में कितना फोर्स लगाते जा रहे हो। तो एरिया ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका प्रेशर कम हो जाएगा, ओके। अच्छा, अब यहां पे एक और क्वेश्चन है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो ये एक पर्टिकुलर एरिया है इस तरीके से, और इस एरिया पे आपने, इसका एरिया जो है वो 50 मीटर स्क्वायर का एरिया है, आपने इस पर फोर्स जो लगाया, परपेंडिकुलर फोर्स, इस तरह से सीधा सीधा परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, और ये परपेंडिकुलर एरिया के परपेंडिकुलर आपने ऐसा फोर्स लगाया, मान लो ये फोर्स आपने 200 न्यूटन का लगाया। अगर मैं आपसे कहूं कि इस पर कितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है तो आप क्या बोलोगे, you'll calculate and you'll simply calculate pressure is equal to force upon area, 200 divided by 50 that is equal to 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर इस पर लग रहा है। चलो अच्छी बात है, जैसे ये एरिया था, इस पर मैंने परपेंडिकुलर 200 न्यूटन का फोर्स लगाया, प्रेशर जनरेट हुआ 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। अब मैं क्वेश्चन बदल रहा हूँ,
जैसे मान लो ये सेम एरिया यहाँ पे है, पर आपने फोर्स जो है वो एक पर्टिकुलर एंगल पे लगाया, ठीक है, और ये मान लो तुम्हारा सीधा लाइन है, ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है। ओके, तो आपने फोर्स कहाँ लगाया? 30 डिग्री, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है हॉरिजॉन्टल, उससे 30 डिग्री के एंगल पर फोर्स लगाया, ऐसे सेम फोर्स लगाया। एरिया भी सेम है 50 मीटर स्क्वायर, और आपका जो फोर्स है वो फोर्स भी सेम है, कितना? 200 न्यूटन का, सॉरी, फोर्स भी आपका 200 न्यूटन का है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या इस केस में भी प्रेशर सेम होगा? एरिया सेम है, फोर्स सेम है, अगर आप यही फॉर्मूला यूज करोगे 200 डिवाइडेड बाय 50, यू विल गेट 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पर यहाँ पे एक घपला है। घपला क्या? अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा सोच के इंट्यूटिवली, कि अगर ये बोर्ड है, मान लो इस पर मैं 200 न्यूटन का परपेंडिकुलर फोर्स लगाता हूँ, या फिर एक एंगल पे फोर्स लगाता हूँ, फोर्स सेम है पर मैंने एंगल पे लगाया, तो तुमको लग रहा है कि दोनों केस में सेम प्रेशर एग्जर्ट होगा? ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर मैं सीधा सीधा फोर्स लगाऊं तो ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, और यही फोर्स अगर हम एंगल पे लगाते हैं तो प्रेशर जो है वो कम क्रिएट होगा, है ना? जिस इमेजिन करो ना, यहाँ पे प्रेशर कम लगेगा। तो एक्चुअली में जो डेफिनेशन है पूरा इसका, वो कुछ ऐसा है कि यहाँ पे जो हम फोर्स लेते हैं वो फोर्स नहीं होता, बल्कि नॉर्मल फोर्स होता है। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। सो याद रखना कि आपका जो फॉर्मूला है प्रेशर का, इट इज नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द एरिया डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय एरिया, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। मतलब आपको जो फोर्स लेना है वो नॉर्मल या परपेंडिकुलर फोर्स, मतलब वो फोर्स आपके एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए, और वो फोर्स आप इस इक्वेशन में यूज कर सकते हो, आई मीन इस फॉर्मूला में यूज कर सकते हो। तो यहां पे ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। तो क्या इस केस में हम लोग प्रेशर निकाल नहीं पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे, और यहाँ पे हमको थोड़ा वेक्टर का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे डेफिनेशन में प्रेशर के क्या है? नॉर्मल फोर्स का मैग्नीट्यूड, नॉर्मल फोर्स का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय एरिया। चलो एरिया तो फिक्स है यहाँ पे, कितना? 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 50 मीटर पर मीटर स्क्वायर। अब तुम क्या करो, इस फोर्स को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दो। कंपोनेंट में डिवाइड करना आता है ना? कोई भी वेक्टर है, इसको दो कंपोनेंट में हम कैसे डिवाइड करें? मान लो इसका वैल्यू f है, f का वैल्यू पता है कितना? यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 200 न्यूटन। अब इस f को दो कंपोनेंट में डिवाइड करना है। कंपोनेंट में डिवाइड करने के लिए यहाँ से क्या करो, एक एक्सिस ड्रॉ कर लो y एक्सिस, और यहाँ से एक एक्सिस ड्रॉ कर लो x एक्सिस। अब देखो ये एंगल 30 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एंगल भी आपका क्या होगा? 30 डिग्री होगा। तो यहां से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करोगे तो एक कंपोनेंट यहां आ जाएगा, और ये थीटा के साथ कंपोनेंट लग रहा है तो ये एफ कॉस थीटा हो जाएगा, और यहां से एक परपेंडिकुलर ऑलरेडी यहां ड्रॉ किया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? एफ साइन 30 डिग्री। ओके, सिंपलिसिटी के लिए एंगल 60 डिग्री ले लेते हैं। वैसे 30 डिग्री में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। 60 डिग्री का एंगल था। अब सुनो, हमने क्या किया, ये जो फोर्स है उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, एक वर्टिकल कंपोनेंट। अब ये तुम्हारा सरफेस है, सरफेस के वर्टिकली तुम कोई फोर्स एक्सर्ट करोगे तो वो प्रेशर जनरेट नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे वर्टिकली कोई फोर्स ऐसे सीधा लगा रहा हूं तो वो प्रेशर जनरेट नहीं करेगा। प्रेशर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब ये वाला जो एफ कॉस 60 डिग्री है, देखो इस एफ को तुमने ऑलरेडी दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। ये गया क्योंकि ये तो सीधा ऐसे लगेगा सरफेस के परपेंडिकुलर ये कंपोनेंट लग रहा है। तो अब हम प्रेशर के फॉर्मूले में सिर्फ यही कंपोनेंट यूज करेंगे, समझे? तो अब यहां पे अगर आप प्रेशर कैलकुलेट करते हो तो आपका एफ कॉस 60 डिग्री वो फोर्स जो आपके सरफेस के परपेंडिकुलर हो, नॉर्मल हो, एंड देन डिवाइडेड बाय एरिया, समझे? एफ का वैल्यू कितना है? 200। कॉस 60 डिग्री कितना होता है? 1/2 डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया कितना है? 50 है, तो ये 100 डिवाइडेड बाय 52 हो जाएगा 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस केस में आपका प्रेशर 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, समझे? तो इस तरीके से प्रेशर का एक्चुअल मतलब होता है, फॉर्मूला होता है दैट इट शुड बी नॉर्मल फोर्स, एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए फोर्स। नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज प्रेशर, ठीक है?
अब इस प्रेशर की वजह से देखो बहुत से केसेस होते हैं। जैसे आपको पता होगा कि आपने रेलवे देखा होगा, रेलवे की पटरियां देखो, तो रेलवे की पटरियों पे वो 2 लाइंस होते हैं पटरियों के, उस 2 लाइन पे ही रेल चलता है। लेकिन आपने देखा होगा कि वो जो 2 लाइंस होती हैं रेल की, वो एक वुडन प्लेट्स पे डाला जाता है। मतलब लकड़ी के बहुत सारे ऐसे पट्टे रहते हैं, उस लकड़ियों के पट्टे पे उन रेल को डालते हैं और उसके बाद उस पर ट्रेन चलती है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि वो जो रेल की पटरी के नीचे वो वुडन ब्लॉक्स होते हैं वो क्यों, और बहुत सारे गिट्टी भी डाल देते हैं उसके अंदर, पत्थर भी बहुत सारे उसमें डाले रहते हैं पत्थर डाले रहते हैं शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए। और वो जो तुम्हारा वुडन का प्लेट्स होता है, वुडन का जो लकड़ी का पट्टा रहता है उस पर रेल डालते हैं। वो वुडन का पट्टा इसलिए डालते हैं क्योंकि अगर वो नहीं डालेंगे तो इससे प्रॉब्लम देखो क्या होगा कि आपका जो रेल है, ये जैसे दो रेल की लाइंस हैं, इस पर इतना हैवी ट्रेन चलेगा और बार बार चलेगा। तो जब इतने छोटे से एरिया पे, ये दो रेल के एरिया पे जब इतना हैवी प्रेशर पड़ेगा ट्रेन का, तो ये क्या करेगा, जो जमीन है उसके अंदर होल कर सकता है और ये जमीन के अंदर धंस सकता है, घुस सकता है। क्योंकि एक छोटे से एरिया पे इतना ट्रेन का लोड पड़ जा रहा है, इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि नीचे जमीन पे वो धंस जाएगा। इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बीच में बहुत सारा पट्टा डाल देते हैं ऐसे लकड़ियों के अब इससे क्या होता है कि आपका जो फोर्स है ट्रेन वाला, वो इन सारे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जब इतना ज्यादा एरिया हो गया है तो इसके वजह से प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि एरिया बढ़ने की वजह से प्रेशर आपका कम हो जाता है। तो एरिया बढ़ाने के लिए, प्रेशर कम करने के लिए इन पट्टों को डाला जाता है, राइट। वैसे ही एक और एग्जाम्पल है, जैसे अगर सपोज करो हॉर्स, घोड़ा और कैमल जो ऊंट होता है, इन दोनों को अगर डेजर्ट में छोड़ दिया जाए तो आप देखोगे कि हॉर्स को, घोड़े को बड़ी मुश्किल होती है डेजर्ट में चलने के लिए। वहां पे जो रेगिस्तान है उसमें चलने में बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कैमल जो होता है उसको चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ऊंट को चलने में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। इसका रीजन देखो क्या होता है, ऊंट के जो पैर होते हैं उसका एरिया बहुत ज्यादा होता है और घोड़े के पैर का एरिया बहुत कम होता है। तो जब घोड़ा चलता है तो उसका वो जो फोर्स लगाता है नीचे, तो वो फोर्स की वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो पैर है उसका एरिया बहुत कम है। कम एरिया पे ज्यादा फोर्स होने की वजह से उसके पैर का जो प्रेशर होता है वो ज्यादा हो जाता है। और जब वो जमीन पर ज्यादा प्रेशर डालता है तो वहां रेत होता है, वो रेत में उसका पैर धड़ से घुस जाता है अंदर और उसको बड़ी मुश्किल होती है चलने में। लेकिन अगर हम कैमल की बात करें, ऊंट की बात करें, तो ऊंट का जो पैर होता है वो स्प्रेड होता है, उसका एरिया ज्यादा होता है। एरिया ज्यादा होने की वजह से देखो उसका वजन भी ज्यादा है, तो भी उसको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, क्योंकि एरिया ज्यादा होने की वजह से जब वो फोर्स लगाता है तो प्रेशर कम हो जाता है और कम प्रेशर की वजह से उसका पैर ज्यादा अंदर नहीं घुसता और वो आसानी से चल लेता है। इस तरीके से प्रेशर का जो डिफरेंस है वो कैमल को हेल्प करती है चलने में। लास्ट केस यहां पे देखो, इस चैप्टर में अगर हम प्रेशर की बात करेंगे तो वो फ्लूइड्स की बात करेंगे। फ्लूइड्स में लिक्विड आएगा और गैस आएगा। तो फ्लूइड्स में प्रेशर किस तरीके से एग्जर्ट होता है ये हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद हम आगे वीडियोस में बढ़ेंगे। देखो प्रेशर के और भी यूनिट्स होते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल के अलावा, पर ये हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो मान लो यहाँ पे अगर आपका किसी कंटेनर में फ्लूइड रखा हुआ है, फ्लूइड में याद रखना लिक्विड भी आ सकता है और गैसेस भी आ सकता है, तो दोनों मान के चलो। तो यहाँ पे मान लो कोई फ्लूइड रखा हुआ है, उस फ्लूइड में आपने कोई ऑब्जेक्ट डाल दिया। अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो प्रेशर एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि फ्लूइड जो है उस पर हर डायरेक्शन में फोर्स लगाता है इस तरीके से, और इस फोर्स के वजह से इस बॉडी पर प्रेशर जनरेट होता है। इसका मतलब अगर किसी फ्लूइड में आपका बॉडी रखा हुआ है तो वो प्रेशर फील करेगा, और ये प्रेशर कौन एग्जर्ट कर रहा है? फ्लूइड हर डायरेक्शन से। ना ये याद रखना कि इस केस में जो आपका फोर्स होता है, जो लिक्विड इस पर फोर्स एग्जर्ट कर रही है, ये फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है। अब ये कैसे पता चल रहा है परपेंडिकुलर ही होता है? क्योंकि देखो अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर एंगल पे होगा, ये बॉडी है और किसी एंगल पर फोर्स लगा दिया, अब इसकी वजह से देखो होगा क्या कि इसको अगर आप दो कंपोनेंट में डिवाइड करो इस फोर्स को,
तो एक कंपोनेंट यहाँ चला जाएगा और एक कंपोनेंट नीचे आ जाएगा। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ये फोर्स, ये जो है फोर्स, ये तो इसके नॉर्मल लग रहा है और ये फोर्स इसके परपेंडिकुलर लग रहा है। तो अगर लिक्विड, मतलब सॉरी, इसके पैरेलल लग रहा है। तो अगर लिक्विड एक एंगल पर फोर्स लगाती है तो हम मान के चलेंगे कि लिक्विड उसको ऐसे परपेंडिकुलर धकेल रही है और ऐसे पैरेलल धकेल रही है। अगर इसको लिक्विड ने पैरेलल धकेला, परपेंडिकुलर तो ठीक है, अगर पैरेलल धकेला तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से ये भी क्या करेगा, लिक्विड को इस डायरेक्शन में धकेलेगा और लिक्विड फ्लो होना चालू हो जाएगा। लेकिन हम लोग को मालूम है कि ये जो लिक्विड है वो रेस्ट पे है, तो ऐसा नहीं हो रहा और ऐसा ना हो इसलिए जरूरी है कि आपके फोर्सेस जो है वो परपेंडिकुलर हो। आप शुरू में अगर मान लो ऑब्जेक्ट डालते हो तो थोड़ा हो सकता है लिक्विड मूव हो, हिले। फाइनली लिक्विड जो इस पर फोर्सेस एक्सर्ट कर रहा है वो सारे के सारे इस ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर हो जाते हैं या नॉर्मल हो जाते हैं। और इसका सबूत क्या है कि आपका लिक्विड रेस्ट पे है, ठीक है। अगर नॉर्मल नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है लिक्विड जो है मूव करने लगेगा, क्योंकि अगर पैरेलल फोर्स है तो फिर ये भी क्या करेगा, लिक्विड पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसको मूव करवाएगा। लिक्विड रेस्ट पे है तो ये सबूत है कि आपका जो बॉडी इसमें डाला हुआ है उस पर सारे फोर्सेस परपेंडिकुलर ही है। तो हमको करना क्या है, ये सारे परपेंडिकुलर फोर्स को कैलकुलेट करो और इसके एरिया से डिवाइड कर दो। इससे आपको क्या मिल जाएगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड। फ्लूइड चाहे वो लिक्विड या गैस हो, इसका प्रेशर अगर हमको मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, इसका जो फोर्स, जो भी नॉर्मल फोर्सेस हैं सारे जो ये फ्लूइड इस बॉडी पर एक्सर्ट कर रहा है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दिस बॉडी, तो आपको कितना प्रेशर ये फ्लूइड एक्सर्ट कर रहा है ये आपको पता चल जाएगा। तो ये हम खुद डायरेक्टली मेजर नहीं करते बल्कि हमारे पास कुछ मेजरिंग डिवाइसेस है। तो प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस है, उसकी बात हम आगे करेंगे। उस प्रेशर मेजरिंग डिवाइस से हम क्या करते हैं, किसी भी फ्लूइड का हम प्रेशर वो कितना एक्सर्ट कर रहा है किसी पॉइंट पे ये मेजर कर लेते हैं। आगे और डिटेल में इसकी चर्चा जरूर करेंगे हम लोग, ठीक है। थैंक यू।